हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ। आज हमारा टॉपिक है हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखें। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एग्ज़ाम्स के दौरान उनको इन सब चीज़ों से गुजरना होता है। कक्षा 8 से लेकर 12 तक ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उनके एग्ज़ाम्स में आती है। ये चीज़ें हैं ऐसे जिसको हम निबंध के नाम से जानते हैं। अगर वो निबंध हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना उसे आता है तो निबंध याद करना उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। स्टोरी, कहानी अगर लेखन हो तब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेटर्स लिखने हैं तो भी ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशंस लिखनी हो तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। पैराग्राफ राइटिंग, यानी अगर कोई टॉपिक दे दिया जाता है या एक चित्र दे दिया जाता है, आजकल 10th क्लास में है कि एक चित्र दिया जाता है, उस पर 10 लाइनें कम से कम लिखनी होती है। तो ये चीज़ें कहाँ से लिखेगा, वो रट तो सकता नहीं इतनी सारी चीज़ें। तो अगर हिंदी वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद सीखेंगे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। इसके कक्षा 12 में आती है रिपोर्ट राइटिंग, आंखों देखा हाल, तो इसके भी हम इसकी सहायता से लिख सकते हैं। क्वेश्चंस फ्रेमिंग 6ठी 7वीं 8वीं में आते हैं। क्वेश्चंस फ्रेमिंग के लिए इसकी आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स हम जब देते हैं तो चाहे कोई सी भी क्लास का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, वहाँ पर हमें आंसर्स देने होते हैं क्वेश्चंस के, पैराग्राफ में देख के, या फिर बुक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स हमें देने होते हैं। तो उनके लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर कक्षा 10 के अंदर एक्सप्लेनेशन टॉपिक आता है, यानी कि हमें कोई पोएम दी जाती है, उसका 4 पोएम्स हैं 10th क्लास में, उसमें से 2 आती है और उसमें से एक का हमें एक्सप्लेनेशन करना होता है। छंद दिया जाता है 4 लाइन्स का, तो उनमें हमें एक्सप्लेनेशन करनी होगी, व्याख्या करनी पड़ती है, तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कक्षा 12 के अंदर हमारे पास टॉपिक है नोट मेकिंग जो टॉपिक है उसके अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा कक्षा 12 का ही टॉपिक है समराइजेशन हमें करना होता है, उसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये कैसे पड़ती है इसको हम समझ लेते हैं कि बच्चा जो है या कोई भी स्टूडेंट है वो मातृभाषा, यानी कि हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसके अंदर बहुत कुछ क्रिएटिविटी कर सकता है, बहुत कुछ सोच सकता है, बहुत कुछ लिख सकता है, लेकिन अंग्रेजी में वो इतना कुछ नहीं कर सकता। तो अगर वो जो कुछ भी सोचेगा, अगर उसे हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना आ गया तो ये सब टॉपिक्स हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे, उस स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे, क्योंकि उसके दिमाग में बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अब सोचना हिंदी में है लेकिन ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। ये चीज़ हमें सीखनी है। तो इन सब को सीखने के लिए पहला जो काम है वो है सिंपल सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखें कि किस तरह से उनको ट्रांसलेट करेंगे। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे और इस तरह से हम इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से सीख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नॉन एक्शन सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम लेते हैं ये वाक्य। सिंपल सेंटेंसेस का तात्पर्य है असर्टिव सेंटेंसेस, जो पॉजिटिव है और नेगेटिव, दोनों ही वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंसेस बोलेंगे। इनके अंदर हम लेते हैं 11 वाक्य। इनमें वो वाक्य हैं जिनमें कोई कार्य नहीं है, यानी नॉन एक्शन वर्ब वाले वाक्य हैं, विदाउट एक्शन वर्ब्स, जिसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। एक्शन वर्ब का मतलब जिसमें किसी काम का होना नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं एक छात्र हूँ। अब कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। से ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है, लगभग सभी सेंटेंसेज में यही फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। अब अगर इनमें जो चीज़ें हमें मिलेगी हम उनको यथावत जमाते जाएंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। जैसे किसी भी सेंटेंस के अंदर अपने पास मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इनको छोड़ देंगे। तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या बचेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इस फार्मूले के ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं एक छात्र हूँ। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? इसके लिए सबसे आसान थ्योरी है 3 क की थ्योरी। आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, वो इसलिए नहीं सुनी होगी क्योंकि मैंने कभी नहीं बताया पहले, ये आज ही बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। 3 क का मतलब होता है 3 क। इस क का मतलब होगा, पहले क का मतलब होगा किसने
दूसरा किन्होंने, और तीसरे का मतलब कौन। अगर इन तीनों में से आपको अगर एक भी आंसर मिल जाए तो हमें जो उत्तर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं एक छात्र हूं, अगर छात्र कौन है तो छात्र कौन है आंसर आएगा मैं, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे इसमें देखते हैं मेरी किताब का रंग गुलाबी है, गुलाबी कौन है, मेरी किताब का रंग, तो इसका मतलब मेरी किताब का रंग क्या हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट। जैसे गाय का रंग सफ़ेद होता है, कौन होता है, वैसे क्या होना चाहिए लेकिन हम कौन से लेते हैं तब भी कौन होता है सफ़ेद, गाय का रंग, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा वहाँ 20 कमरे हैं, अब यहाँ पर कौन का जवाब नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर भी जिस सेंटेंस में अगर वहाँ यहाँ अगर कोई वर्ड आता है तो उसका सब्जेक्ट हम देर के रूप में लेते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक छात्र हूँ, तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले सब्जेक्ट देख लिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखना होती है। हेल्पिंग वर्ब हमें लास्ट में मिलती है। हेल्पिंग वर्ब कैसे देखेंगे और हेल्पिंग वर्ब कैसे छांटें, इसके लिए हमने पहले एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसमें हमने अच्छी तरह बताया है कि हम हेल्पिंग वर्ब कैसे छांटें। तो हेल्पिंग वर्ब नॉर्मली लास्ट में मिलेगी। अब देखो मैं एक छात्र हूँ को बोलेंगे हम एम, और सब्जेक्ट हमारा मैं को बोलते हैं आई, तो हम इसको बना लेंगे आई एम ए स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस वह मेरा भाई है, अब है को बोलेंगे हम इज, वह को बोलेंगे ही, यानी कौन है मेरा भाई तो वह, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ही इज माई ब्रदर। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। वहाँ 20 कमरे हैं, यहाँ पर वर्ड आया वहाँ, ये वहाँ जो वर्ड आता है यहाँ वहाँ, ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे देयर आर, है के लिए हम बोलते हैं आर 20 रूम्स। अगला देखते हैं उसके 2 बहनें हैं, उसके यानी कि ही या शी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ पता नहीं है कि जिसके 2 बहनें हैं वो लड़का है या लड़की, तो हम यूज़ करेंगे नॉर्मली ही यूज़ करेंगे। तो ही हैज़ 2 सिस्टर्स, यहाँ पर होने के लिए जो यूज़ किया है हमने वो हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है और उसके रूप में यूज़ किया है जब कोई चीज़ अपने पास होती है। जैसे मेरे पास 2 पेन हैं, 5 किताबें हैं, या फिर मेरे पास मोबाइल है, या मेरे पास आज बैंक बैलेंस है, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी, वॉटएवर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव। अगर मेरे पास है तो आई हैव और उसके पास है तो ही हैज़। तो यहाँ पर है उसके 2 बहनें हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे ही हैज़ 2 सिस्टर्स, उसके 2 बहनें हैं। अगर यहाँ पर कोई और चीज़ होती, बहनें जैसे होती, उसके पास 2 कार हैं तो हम लिखेंगे ही हैज़ 2 कार्स। मेरे पास कक्षा 10 की सभी किताबें हैं। अब इसको देखो, मेरे पास 10, बिल्कुल इसी की तर्ज पर है, मेरे पास कक्षा 10 की सभी किताबें हैं, इसको हम लिखेंगे वो मेरे पास है, यानी किसके पास है, 3 का की वही थ्योरी चलेगी, किसके पास है, मेरे पास। तो इट मीन्स आई के साथ हम कोई चीज़ अगर है मेरे पास है तो हैव का यूज़ करते हैं रखने के लिए, होने के लिए आई हैव। इसके बाद मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या का जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। अब मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है कक्षा 10 की सभी किताबें। इट मीन्स आई हैव ऑल बुक्स ऑफ क्लास 10। इसके बाद हम देखते हैं उसके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है। अब जब उसके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है तो होना, वही बात आ गई, ये वाला जो फॉर्मूला है वही यहाँ पर अप्लाई होगा कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो उसके पास, उसके को क्या बोलेंगे हम, ही या शी, दोनों में से एक यूज़। तो सबसे पहले किसके पास नहीं है, तो इट मीन्स ही, क्या नहीं है उसके पास। अब होने के लिए हैव, तो ही। अब जब नेगेटिव यूज़ करते हैं हैव का या हैज़ का तो हैव ही यूज़ करेंगे ना, हैज़ भी हैव में चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक वचन है, लेकिन जब हम इसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे डज नॉट,
जब भी हैज़ को हम नेगेटिव में बदलेंगे, अगेन अगर आप याद करना इसको, जब भी हम हैज़ को नेगेटिव में बदलेंगे, यानी कि नॉट हैव कभी नहीं होगा, डज नॉट हैव होगा या डू नॉट हैव होगा, हैज़ हैव में बदल जाता है। तो ही डज नॉट हैव एनी वर्क टू डू, यानी कि करने के लिए उसके पास कोई भी कार्य नहीं है। रश्मि बहुत बुद्धिमान छात्रा है, बिल्कुल आसान सा हो गया। नाम की जगह कौन है छात्र बुद्धिमान, यानी रश्मि, तो ये सब्जेक्ट हो गया। रश्मि इज अ वेरी इंटेलिजेंट, या वेरी वाइज भी कर सकते हैं, या इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगेन 8वां, उसके पास किताबें खरीदने के लिए धन नहीं है। अगेन देखो, उसके पास किताबें खरीदने के लिए धन नहीं है। किसके पास? उसके पास, उसको हम बोलेंगे ही। उसके पास नहीं है, नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, नॉट के साथ अब जो होने के लिए हम लिखते हैं हैज़, लेकिन अब हैज़ के साथ नॉट आएगा तो हैज़ जो है हैव में बदल जाएगा और उसके साथ हम लगाएंगे डज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे ही डज नॉट हैव मनी, जो चीज़ नहीं है, यानी क्या का जो जवाब आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या नहीं है उसके पास? धन नहीं है। तो ही डज नॉट हैव मनी टू बाय बुक्स। नेक्स्ट है, मेरी किताब का रंग गुलाबी है। यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इट मीन्स किताब का रंग गुलाबी है, किसका, यानी कि मेरी किताब का रंग। अब का की के जब आते हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं ऑफ का की के जब भी आएगा तो ऑफ है ना, किसका रंग, किसका, मेरी किताब का। इट मीन्स द कलर ऑफ माई बुक, ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी जब लास्ट में मिलती है को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इज, तो क्या हो जाएगा? द कलर ऑफ माई बुक इज पिंक। नेक्स्ट, गाय का रंग सफ़ेद होता है। ये बिल्कुल फैक्ट थिंग होती है। ये 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं तक कई बार गाय पे निबंध आता है, उसके अंदर पहली ही लाइन हमें ये लिखनी होती है, गाय का रंग सफ़ेद होता है। अब गाय का रंग सफ़ेद होता है तो जब भी कोई चीज़ ऐसी होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? होता है। ये होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब है, होता है पूरी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ है नहीं लेंगे तो होता है को हम इस बोलते हैं, होते हैं को आर बोलेंगे, होता था तो वाज। तो गाय का रंग सफ़ेद होता है, होता है अपनी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई, किसका होता है? गाय का रंग। तो द कलर ऑफ काउ, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द कलर ऑफ काउ इज वाइट। सुबह सुबह वहाँ बहुत भीड़ होती है, फिर वही होता है, होती है आ गया। तो जब ये पूरा वर्ड आता है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है इज या आर। अब अगर होते हैं, जैसे अगर इसका होता कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं तब तो हम आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि भीड़, जब भी किसी नाउन को गिना नहीं जाए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट होता है, या ये बिल्कुल आसान चीज़ होती है, सबको जानना चाहिए इस चीज़ को कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, उसके साथ प्लूरल नहीं आएगी। जैसे ही के साथ हम आर का प्रयोग नहीं कर सकते, ही के साथ वर का प्रयोग नहीं कर सकते, ही के साथ हैव का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन ही आएगी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है? सुबह सुबह वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर देर, तो देर के साथ हम क्या लगाएंगे? एच, क्योंकि यहाँ पर जो आने वाली चीज़ है वो आगे वो अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते, और उसके साथ हम प्रयोग करेंगे एक वचन का। तो देयर इज अ लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ क्राउड इन द मॉर्निंग। और इस तरह से हमारे जो सेंटेंसेज हैं वो कंप्लीट होते हैं जो असर्टिव हैं।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछेंगे इसी प्रकार से नॉन एक्शन वर्ब्स के साथ हम क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विदाउट एक्शन वर्ब, यानी कि जिसमें प्रश्न पूछा गया हो ऐसे वाक्य और उसके साथ उसमें कोई वर्ब ऐसी नहीं हो जिसमें कोई कार्य किया गया हो। हम जब प्रश्न पूछेंगे तो हमें जो परिवर्तन करना है वो करना है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है, बाकी का तो वही रहेगा जो भी हमारा पहले वाला था, यानी कि हमारा जो साधारण वाक्य का था वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ये सूत्र हमारा लगेगा। तो हम जो इसमें परिवर्तन करेंगे सिर्फ ये परिवर्तन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे बस, और बाकी सेंटेंस यूं कहीं रहेगा। क्या आज परीक्षा है, हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, इज टुडे एग्जाम, क्वेश्चन मार्क। क्या आज हम परीक्षा है, तो इज टुडे एग्जाम। वह कहाँ पर है अभी, कौन सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ आएगी, सबसे पहले ना सब्जेक्ट से पहले, तो वह ही होगा। तो वह कहाँ पर, यहाँ WH वर्ड यूज़ कर लिया हमने। तो WH वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आते हैं किसी भी सेंटेंस में, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आएंगे। तो ये हमारा जो सूत्र है इससे पहले क्या जाएगा यहाँ पर WH वर्ड, इससे पहले हम WH वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो वेयर हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, कौन है, वह है, तो वेयर इज ही, अभी को हम बोल देंगे नाउ, तो वेयर इज ही नाउ। तीसरा वाक्य देखते हैं हम, तुम कल कहाँ थे, कौन, तुम, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड, वेयर वर यू यस्टरडे, ये हमारा वाक्य हो जाएगा। वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, तुम्हारी अंग्रेजी किताब कहाँ थी, किसकी किताब, तुम्हारी अंग्रेजी की किताब। तो काकी की जब आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा बुक ऑफ इंग्लिश। कहाँ, हमारे पास WH वर्ड है, WH वर्ड ऑलवेज फर्स्ट, तो वेयर। अब तुम्हारी अंग्रेजी किताब, ये एक वचन है क्योंकि अंग्रेजी किताब एक है, किताबें अगर होती तो वर आता, थी यानी कि वॉज, वेयर वॉज योर इंग्लिश बुक, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। पांचवा है कि तुम्हारा पेन अमित के पास है क्या। अब इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें तो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि क्या अमित तुम्हारा पेन रखता है। अब रखने के लिए हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब अगर हम डू या डज का या नेगेटिव का प्रयोग करेंगे तो जो हैज है वो हैव में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रूट वर्ड हैज है, सॉरी रूट वर्ड हैव है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। अगर हम इसको, ये बहुवचन है, अगर हम इसमें डज मिक्स करते हैं यानी कि इसको अगर एक वचन करेंगे तो ये हैज में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए अब डज के साथ अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो रूट वर्ड आएगा, क्योंकि डज तो वापस आ गई। अगर इसको बाहर रखेंगे, मिक्स करेंगे तो हैज, लेकिन अगर उसको बाहर निकालेंगे तो अकॉर्डिंग वो अपने रूट फॉर्म में चला जाएगा, तो हैव बन जाएगा और रखने को हम हैव बोलेंगे, इसलिए लिखेंगे इसमें। अब किसके पास है, अमित के पास, तो हमारा सब्जेक्ट होगा डज अमित हैव योर पेन। क्या अमित तुम्हारा पेन रखता है, या क्या तुम्हारा पेन अमित के पास है। नेक्स्ट है छठा, तुम्हारे अंदर धैर्य क्यों नहीं है। इसमें नेगेटिव भी है और ये प्रश्नवाचक भी है। तो क्यों नहीं है, जब भी हम इस हैज हैव का प्रयोग करेंगे कि तुम्हारे पास ऐसा क्यों नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब नॉट भी आ रहा है तो फिर हम यूज़ करेंगे डोंट, यानी डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डोंट। तो तुम्हारे अंदर धैर्य क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पर WH वर्ड है यानी कि वाई,
तो हम लिखेंगे वाई डोंट यू हैव पेशेंस, वाई डोंट यू हैव पेशेंस, कि तुम्हारे पास या तुम्हारे अंदर धैर्य क्यों नहीं है, या तुम्हारे पास धैर्य क्यों नहीं है। क्या तुम्हारे पास पेन है? पेन होना, वही होना जो हमारे पहले था, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आ गया कि मेरे पास 2 किताबें हैं, या मेरे 2 भाई हैं, या मेरे 2 बहनें हैं। इस प्रकार के जो वाक्य थे वो असर्टिव में थे, अब ये नेगेटिव में आ गया और इसके साथ ये इंट्रोगेटिव भी है। तो सॉरी, केवल इंट्रोगेटिव है। तो क्या तुम्हारे पास पेन है, इट मीन्स डू यू हैव, डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। किताब भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी अगर वस्तु है तो रखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हैव का यूज़ करते हैं। क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर है? अब क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर है, ये इसमें रखने का कोई नहीं है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या लिखेंगे हम, इज, शुरू में इज। अब कौन है तुम्हारा भाई, इट मीन्स इज योर ब्रदर अ डॉक्टर, डॉक्टर इज योर ब्रदर अ डॉक्टर। आज तुम्हें भूख नहीं है क्या? होना, अब भूख लगना, भूख होना, तो हम लिखेंगे अब आज तुम्हें। तो जब हैज़ आ रहा है तो उसके साथ हम डूडस का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे हम अब नहीं आ रहा है, नहीं के लिए हम नोट लगाएंगे, और तुम्हें यानी कि यू, तो फिर क्या लिखेंगे हम, डोंट यू हैव, डोंट यू हैव एपेटाइट, एपेटाइट यानी भूख, एपेटाइट टुडे। इसको हम इस तरह भी बोल देते हैं कि आज तुम्हें भूख नहीं लग रही है, क्या तुम्हें आज भूख नहीं है, एक ही बात है। डोंट यू हैव एपेटाइट टुडे। तुम्हारे थैले में क्या है, सॉरी क्या क्या है। अब यानी कि थैले में एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ होती तब भी हम ये लिखते हैं कि तुम्हारे थैले में क्या क्या है, चाहे एक ही चीज़ होती है उसमें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं तब भी कि तुम्हारे थैले में क्या क्या है। तो हम लिखेंगे वॉट, क्या यानी वॉट लिखेंगे, तो वॉट डू यू, अब होने को वही हैज़ या हैव, तो यहाँ पर डू आया है यानी बहुवचन लिखेंगे, तो वॉट डू यू हैव इन योर बैग। इसको इस तरह से हम बनाएंगे सेंटेंस को। 11th है कि तुम्हारे पास पहचान पत्र क्यों नहीं है। जैसे एग्जाम्स हो रही है, हम पूछते हैं परमिशन लेटर क्यों नहीं है, या कहीं पर जाएं और अगर हमारे पास आईडी ना हो तो हमें क्या पूछा जाए कि तुम्हारे पास पहचान पत्र क्यों नहीं है। इस प्रश्न को अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, लेकिन अगर उससे पहले कोई WH वर्ड है तो वो, तब यहाँ पर WH वर्ड है क्यों, वाई, क्यों नहीं है। अब होना हैव, तो वाई, अब नहीं भी आ रहा है तो वाई डोंट यू हैव, वाई डोंट यू हैव, क्या नहीं है, पहचान पत्र। पहचान पत्र को बोलते हैं आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। तो वाई डोंट यू हैव आईडी कार्ड। इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाते हैं। तो ये तो थे नॉन एक्शन सेंटेंसेस। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लेकर आएंगे एक्शन वाले जो सेंटेंसेज हैं, उनको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और कई चीज़ें आपको नई भी लगी होंगी, कई चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल लगी होंगी। अगर इनके रिगार्डिंग कोई भी आपके पास क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, हम पूरी सहायता करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।